नमस्ते। हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम प्रोफेसर अभय दुबे के साथ बातचीत में आपका स्वागत है। तो अभय भाई, बहुत सी चीजें हो रही हैं, नेशनल इंटरनेशनल। अब मतलब मुझे तो लग रहा है इतना अस्थिर दौर बहुत दिनों बाद। मतलब उधर अमेरिका कुछ हो रहा है, चाइना कुछ हो रहा है, रूस और यूक्रेन लड़े जा रहे हैं, उधर गाजा में चल रहा है, इधर नेपाल जो बिल्कुल शांति था, जिसमें कहीं कुछ ऐसा सोचा भी नहीं था, वहां पे कुछ ऐसा मतलब जब हो गया तो लगता है कि नहीं, ये तो हो सकता था, ये तो कहीं भी हो सकता है। और शुरुआत में तो अप्रत्याशित लगी थी चीजें, लेकिन अगर आप उसको देखिए कि वो एक बिल्डअप हो रहा था, किस तरह से असमानता बढ़ रही थी, किस तरह से भ्रष्टाचार बढ़ रहा था, किस तरह से बेरोजगारी बढ़ रही थी, और उसका कल्मिनेशन इस तरह से हुआ है। वक्ती तौर पे तो ये लगता है कि कार्की जी आ गई हैं, वो कुछ कुछ शांति रहेगी, लेकिन लार्जर पिक्चर ये है कि मोर और लेस जो हम लोगों के अगल बगल के पड़ोसी देश और हम, इससे कोई बहुत अलग नहीं है जमीनी हालात से। अब उसको मैं उसी पे जरा एक आपकी टिप्पणी लूंगा। भारत क्या इतना बड़ा है इसलिए यहां पे इस तरह की चीजें होना मुश्किल है, या इस तरह की चीजें तो, ये समस्याएं तो यहां पे भी हैं अभय भाई? आनंद जी, ये एक ऐसा विषय है जिसके ऊपर बहुत विस्तार से चर्चा होनी चाहिए। आज के कार्यक्रम में तो हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे। अगर आप चाहें और उचित लगे आपको, तो इस विषय पर एक लंबी चर्चा आयोजित कीजिए कि क्या भारत का हश्र श्रीलंका, नेपाल और बांग्लादेश जैसा हो सकता है। बहुत महत्वपूर्ण है ये बात, क्योंकि कल ही मैंने प्रोफेसर अरुण कुमार से इसके ऊपर एक करीब 45 मिनट की चर्चा की, और उसमें मैंने भी अपने कुछ विचार रखे, उनके पास भी कुछ बहुत अच्छे तथ्य थे, विचार थे। तो मुझे लगा कि हम लोग शायद कुछ ऐसे नतीजों तक पहुंच गए हैं जिनको पब्लिक डोमेन में लाना बहुत जरूरी है। तो आज मैं उन्हीं में से कुछ बातें आपके सामने रखूंगा। देखिए, जी। पहली बात यह है कि नेपाल की घटना से भारत का जो सत्ता प्रतिष्ठान है, जिसके शीर्ष पर मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी बैठे हुए हैं, एनडीए, उसको एनडीए कहना तो केवल एक तकनीकी बात है, वो बुरी तरीके से डर गए। हालत यह है कि इन लोगों के दिलों की धड़कनें बढ़ गई हैं, और उसका पहला प्रमाण तब मिलता है जबकि निशिकांत दुबे ने, जो कि एक संसदीय समिति के सभापति हैं, उन्होंने, जैसे ही नेपाल में ये घटना हुई, 8 तारीख को ये घटना शुरू हुई, 10 तारीख को उन्होंने अपनी संसदीय समिति की एक बैठक करके उसकी तरफ से एक सिफारिश लिखकर सरकार को थमा दी। और उस सिफारिश में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि राष्ट्र विरोधी तत्वों, अराजकता फैलाने वाले तत्वों और विदेशी टूल किट का इस्तेमाल करने वाले तत्वों को रोकने के लिए जरूरी है कि हम लोग फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, इन सब के ऊपर एक प्रतिबंधों का एक पूरा सिलसिला बाकायदा तैयार करें और इनके ऊपर प्रतिबंध लगाएं। और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये भारत की हालत नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश जैसी न होने पाए, इसलिए मैं ये सिफारिश कर रहा हूं। आप इससे एक अंदाजा एक तो ये लगा सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि ये सिफारिशें पहले से उनके पास तैयार नहीं रखी थी। पहले से उनके पास ये सिफारिशें तैयार रखी थी, वरना 2 दिन में, जब संसद नहीं चल रही हो, तो 2 दिन में इस तरह की बैठक करना और सिफारिशें तैयार करना मुश्किल होता है। पहले सिफारिशें तैयार रखी थी उन्होंने, उनको एबेंस में डाल रखा था, यानी उन्होंने लटका रखा था, दे नहीं रहे थे सरकार को। लेकिन जैसे ही ये घटना हुई, सरकार की तरफ से भी कहा गया होगा, और ये भी तत्पर बैठे थे, इन्होंने उन सिफारिशों को तैयार किया और सरकार को थमा दिया। अब हम जानते हैं निशिकांत दुबे मोदी सरकार के लाडले सांसद हैं। लाडले इन अर्थों में मैं कह रहा हूं, अभी जब कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव हुए, जिसमें राजीव प्रताप रूडी ने जबरदस्त जीत हासिल की संजीव बालियान के ऊपर, उसके बाद राजीव प्रताप रूडी ने एक इंटरव्यू में स्पष्ट रूप से कहा कि भारतीय जनता पार्टी के आला कमान ने निशिकांत दुबे को इस प्रकार की इजाजत दी है कि ये एक एक अकेला एमपी पार्लियामेंट को नियंत्रित कर सके। यानी इसका सीधा मतलब है कि जो भाजपा के सांसद हैं, मतलब है, उनका नेतृत्व कर सके। यानी इस वक्त भाजपा के सांसदों का व्यवहारिक रूप से नेतृत्व अगर किसी व्यक्ति के हाथ में है, तो वो निशिकांत दुबे के हाथ में है। और ये 10 तारीख को ये सिफारिश सरकार के पास पहुंच चुकी है। मैं ये मानता हूं सरकार इस सिफारिश पर इस वक्त गौर कर रही है। उसे इसमें तो और ये आधिकारिक सिफारिश है, कि व्यक्तिगत किसी नेता की सिफारिश नहीं है, ये संसदीय समिति की सिफारिश है। उस संसदीय समिति की सिफारिश है, इसमें तकनीकी रूप से विपक्षी सांसद भी मौजूद रहते हैं। ऐसी स्थिति में सरकार इसके ऊपर हाँ या ना में कुछ फैसला लेगी देर सवेर, या ये कहेगी कि अभी हम इसके ऊपर विचार कर रहे हैं, या अभी इसका समय नहीं आया। कुछ ना कुछ तो सरकार को इसमें कहना पड़ेगा।
बहुत खतरा है सरकार के सामने, क्योंकि अगर आप सरकार देख चुकी है कि नेपाल में अब सोशल मीडिया के ऊपर प्रतिबंध लगाया गया, तो जो मैं जेनजी वगैरह शब्दों से तो मैं चिढ़ता हूं, ये यूरोप द्वारा थमाए गए शब्द हैं। जो युवा लोग थे जो सोशल मीडिया के ऊपर सरकार का पर्दाफाश कर रहे थे, भ्रष्टाचार का पर्दाफाश कर रहे थे, नेताओं के जो भाई भतीजे विदेशों में मौज कर रहे थे, जिनको नेपोक्रिट कहा गया है उसकी भाषा में, वो मौज कर रहे थे, उनका जब वो पर्दाफाश कर रहे थे, उन लोगों ने नारा ईजाद किया कि कनेक्शन नहीं, भ्रष्टाचार खत्म करो। तो ये नारा भारत में भी ईजाद हो सकता है, कनेक्शन नहीं, वोट चोरी खत्म करो, कनेक्शन नहीं, कुशासन खत्म करो, इस प्रकार के नारे बन सकते हैं। एक एसआईआर करने का जो चुनाव आयोग ने निर्णय लिया, जिसको मैं कहता हूं फेटफुल डिसीजन, वो निर्णय ट्रिगर पॉइंट बन गया है भारत में विपक्ष की आंदोलनकारी राजनीति का। अब मैं आता हूं श्रीलंका के ऊपर। आप देखिए, श्रीलंका में वहां के शासकों ने एक गलत निर्णय लिया था केवल। श्रीलंका की अर्थव्यवस्था कोई बहुत खराब स्थिति में नहीं थी। श्रीलंका की अर्थव्यवस्था में उसका जो पर कैपिटा इनकम थी वो भारत से भी ज्यादा थी श्रीलंका की। एक उन्होंने निर्णय लिया कि वो पारंपरिक खेती से वो ऑर्गेनिक खेती में उन्होंने शिफ्ट किया। उस पूरे प्रक्रिया में उनका जो खाद्य उत्पादन था वो बुरी तरीके से गिर गया, और उससे पहले कोरोना महामारी की वजह से उनके पास तमाम तरह की कमियां हो गई थी, तो उनके पास ऊर्जा और खाद्य की कमी हो गई, जिसकी वजह से श्रीलंका में विद्रोह हो गया। नेताओं के एक गलत डिसीजन से इतना बड़ा ट्रिगर पॉइंट मिला। नेपाल में ट्रिगर पॉइंट किस तरीके से मिला, बांग्लादेश के ट्रिगर पॉइंट के बारे में हम लोग पहले से जानते हैं। तो इनके एक निर्णय से कुछ भी हो सकता है देश में। देश उस वक्त टिंडर बॉक्स बना हुआ है, जिसमें एक चिंगारी लगती है और उसके बाद में कभी भी कुछ भी कोई भी विस्फोट हो सकता है। ये स्थिति है, और ये लोग पहले से भांप रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। आज फिर से अखबारों में एक तस्वीर है कि बिहार में एक दूसरा मंत्री, जिसको दलितों ने दौड़ा लिया, वो अपनी धोती और जो भी पहने हुए नीचे उसको संभाले हुए दौड़ रहा है, और वो अपनी कार में किसी तरह घुसने की कोशिश कर रहा है, और जो पब्लिक है उसका पीछा कर रही है। आज ही मैंने भास्कर में अभी तस्वीर देख के मैं आया हूं। एक पहले घटना हो चुकी है ये। तो इस वक्त काफी बुरी स्थिति है। उत्तर प्रदेश में तो तकरीबन भाजपा के भीतर गृह युद्ध छिड़ा हुआ है। सब लोग इस बात को जानते हैं। जी जी जी। अबे भाई, मैं दो चीजें एक साथ कर ले रहा हूं, हालांकि थोड़ा बहुत रिलेटेड नहीं है। एक तो आज बहुत बहुत दिनों से बहुत प्रतीक्षित यात्रा पे मोदी जी अंतोगत्वा मणिपुर जा रहे हैं। मिजोरम पहुंच गए, मणिपुर पहुंच जाएंगे। लेकिन जैसा अभी तक लग रहा है कि वो कोई स्थायी तो समाधान नहीं मिल रहा है माइतीज और कुकीज का, लेकिन दोनों लोगों को कुछ कुछ देंगे। समाधान तो वहां कब इलेक्शन होना चाहिए, ये जल्दी से इलेक्शन करवाए। मणिपुर पे बहुत देर में आए हैं और अभी भी कोई लॉन्ग टर्म नहीं दिख रहा है। इसके साथ में इसलिए एक और प्रश्न जोड़ दे रहा हूं, वो डायरेक्टली नहीं रिलेटेड है। ये जब नेपाल हुआ उसके बाद एक डीप स्टेट यहां पे चलाया गया बहुत कस के सरकार की तरफ से कि डीप स्टेट तैयार हो गई और सीआईए एजेंट आ गए हैं, और ये इस तरह की बात है। ये बात तो मणिपुर में भी लागू हो रही थी, डीप स्टेट। मैं इसको जरा कि मणिपुर की समस्या को प्रधानमंत्री गए हैं, जरूर कुछ ना कुछ अच्छा होना चाहिए, होगा। और दूसरी तरफ डीप स्टेट जो है वो अपना काम तो इन सारी जगहों पे कुछ ना कुछ अगर है, जिसको देखिए, जहां तक डीप स्टेट का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी के कुछ मुखर लोग जो भारतीय जनता पार्टी से सांगठनिक रूप से जुड़े हुए हैं, उनके वीडियो काफी लंबे अरसे से सोशल मीडिया पर घूम रहे हैं। उसमें एक वीडियो ये बताता है कि सीआईए भारत की सरकार गिराने की 6 कोशिशें कर चुकी है 2024 के बाद में। इस प्रकार की बातें कही जा रही हैं। उसमें डीप स्टेट का शब्द बार बार आता है। मैं इस डीप स्टेट के मसले को दूसरी तरह से देखता हूं। मेरा मानना है कि भारत में अगर कोई डीप स्टेट है तो वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। मतलब आपको क्या है भारत में डीप स्टेट? अगर कोई डीप स्टेट है तो वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, क्योंकि मणिपुर की समस्या जो है जिस डीप स्टेट की वजह से भड़काई गई है, वो तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भड़काई है समस्या। भाई, मणिपुर की समस्या किसने भड़काई? ऐसी बात देखिए, हमेशा अल्पसंख्यकों और बहुसंख्यकों के बीच में एक तनाव रहता ही है, सब जगह रहता है। और जो सीमाई प्रांत होते हैं वहां पर उस तनाव की शक्ल, जैसे आसाम है, मणिपुर है, उस तनाव की शक्ल कुछ और अलग तरीके की होती है।
अच्छा, सारे देश में अगर आप देखें तो जो ईसाई अल्पसंख्यक, वहां मुसलमानों से कोई झगड़ा नहीं हो रहा है मणिपुर में, है? जो ईसाई अल्पसंख्यक वर्ग है, ईसाई अल्पसंख्यक वर्ग कोई ऐसा कोई मुसलमानों की तरह एक आक्रामक सत्ता पे कब्जा कर लेने की, ये सत्ता में हिस्सा मांगने की राजनीति नहीं करता है ईसाई। उसके बारे में कोई दिक्कत भी नहीं। मोदी जी को भी ईसाई पादरियों से मिलने और उनके चोगे और उनकी टोपियां पहनने में कोई आपत्ति नहीं है। संघ भी उन्हें इस काम से करने के लिए नहीं रोकता। उनकी हिंदुत्ववादी राष्ट्रवादी विचारधारा भी इस काम को करने के लिए उनको नहीं रोकती। लेकिन मणिपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नामक डीप स्टेट ने, मैं बार बार कहूंगा डीप स्टेट कहूंगा, पहले मैं इसको कहता था कि गैर संवैधानिक सत्ता केंद्र है, अब मैं उसको डीप स्टेट कहूंगा। इस डीप स्टेट ने वहां पर एक नमूना बनाया ताकि सब लोग, सारे देश के अल्पसंख्यक उससे एक सबक सीखें कि अगर आप बहुसंख्यकों का रास्ता काटेंगे तो आपको फिट कर दिया जाएगा, मार मार के आपको कोने में धकेल दिया जाएगा। लेकिन इसमें यह उन्हें अंदाजा नहीं था कि उनकी तरफ से इतना ज्यादा विरोध होगा और वो भी उसी तरीके से, उसी मिलिटेंट और जुझारू तरीके से लड़ने लगेंगे। तो जो वीरेंद्र सिंह थे, वीरेंद्र सिंह को यही काम थमाया गया था और उस जिम्मेदारी को उन्होंने बढ़िया तरीके से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिहाज से खूब अच्छी तरीके से पूरा किया। और उसको पूरा करके उन्होंने, वीरेंद्र सिंह ने उस मुकाम पे वीरेंद्र सिंह और गृह मंत्रालय की मिलीजुली कार्रवाई थी ये। इस संयुक्त कार्रवाई में, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की देखरेख में हो रही थी। इस कार्रवाई में जब संघ ने बीच में आपत्ति की थी कि मणिपुर जल रहा है, मोहन भागवत ने अपने वक्तव्य में कहा था कि मणिपुर जल रहा है, उसका कोई निदान क्यों नहीं किया गया। तो आप क्या समझते हैं कि मणिपुर में जो जाति हिंसा हो रही थी इससे वो दुखी थे? नहीं, वो इससे दुखी नहीं थे। वो सरकार को इसलिए डांट रहे थे कि भाई आपने अभी तक हमारी जो योजना थी उसको ठीक से लागू क्यों नहीं किया। आखिरकार क्यों वहां पर अभी तक जो अल्पसंख्यक हैं वो इतने ताकतवर बने हुए हैं कि वो मैतेइयों को, जो वहां के बहुसंख्यक हिंदू हैं, उनको चुनौती अभी तक दे रहे हैं। अभी तक आपने ऐसा बंदोबस्त वहां क्यों नहीं किया, सुरक्षा बलों की मदद से, सरकार की मदद से, गृह मंत्रालय की मदद से, जासूसी संस्थाओं की मदद से, कि पूरी तरीके से उनका जो प्रतिरोध था, उनका जो रेजिस्टेंस था वो ध्वस्त हो जाता। उनका रेजिस्टेंस ये ध्वस्त नहीं कर पाए। अब काफी दिन तक रक्तपात और 300 से ज्यादा लोगों की मौत जो घोषित है, मरे तो और भी ज्यादा लोग होंगे, और तमाम विवाद पैदा होने के बावजूद एक बार इस मामले में संसद में अविश्वास प्रस्ताव भी आ चुका है, और वो 2024 के चुनाव से पहले आया था विश्वास प्रस्ताव। उसमें देखिए क्या क्या डींगे मारी थी अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने। हम लोगों को उनको दोबारा याद करना चाहिए और बताना चाहिए कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने वहां क्या क्या डींगे मारी थी। अब नरेंद्र मोदी वहां पर जा रहे हैं, 5 घंटे का कुल दौरा है। ये 5 का अक्षर बड़ा दिलचस्प है। जब नरेंद्र मोदी की मां को गाली दिए जाने के सवाल पर बिहार में बंद किया गया था, वो भी 5 घंटे का बंद था, 5 घंटे से ऊपर का बंद नहीं था। मणिपुर जा रहे हैं, वो भी 5 घंटे का दौरा है केवल। तो लगता है किसी जोशी वगैरह ने बताया है कि 5 के अंक पे विश्वास करो। बहरहाल जो भी हो, अब वहां जा रहे हैं। अब आप देखिए काम करने का तरीका वही है। मणिपुर के लिए कोई विशेष नीति इन्होंने नहीं सोची है। जाएंगे वहां पे और सौगात देंगे। इस पूरे देश को सौगात देते रहते नहीं है, 2 योजनाओं की सौगात देंगे, 2 रैलियां करेंगे 5 घंटे के दौरान और वहां से चले आएंगे। कुकियों का एक ऐसा प्रतिनिधिमंडल जो कि भाजपा ने ही तैयार किया होगा, उस प्रतिनिधिमंडल को उनसे मिलाया जाएगा, तस्वीरें खींचेंगी और गोदी मीडिया पर जय जयकार होगी, बल्ले बल्ले होगी कि नरेंद्र मोदी ने वहां जाते ही जादू की छड़ी घुमा दी और समस्या हल हो गई। पता नहीं नागाओं से मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, क्योंकि नागाओं से मिलना भी जरूरी है कि नागाओं ने वहां पर वो एक बुक कर रखा है, बैरिकेड लगा रखे हैं नागाओं ने, एक ट्रेड बैरियर लगा रखा है नागाओं ने। वो प्रधानमंत्री के दौरे की घोषणा के बाद ही वहां पे हुआ है। तो मेरा मानना है कि मणिपुर की समस्या का समाधान अभी दूर है। मैं चाहता हूं सच्चे दिल से कि मोदी जी के वहां जाने से कुछ बर्फ वहां पिघले और वो समस्या हल हो। लेकिन मोदी जी की शैली ये है और उसके पीछे जो इरादा है वो दूषित इरादा है, इसलिए ऐसा होगा नहीं। वो समस्या वहीं की वहीं टिकी रहेगी। बस केवल ये कहने के लिए हो गया कि हम वहां गए थे, हमने वहां पर 2 योजनाओं का उद्घाटन किया, हमने इतने प्रतिनिधिमंडल में रहा। जब संसद में इस बात पर विवाद होगी कहेंगे देखिए हमने तो इतना इतना किया। भाई अमित शाह ने क्या कहा था? अमित शाह ने यही तो कहा था कि हम गए, मैं गए रहा और गृह राज्य मंत्री गए वहां पर रहा, ये सब उन्होंने बता दी थी बात। लेकिन आपके वहां रहने से और जाने से समस्या हल हुई कि समस्या बिगड़ी, ये प्रश्न है सबसे बड़ा। आज तक अमित शाह ये नहीं बता पाए हैं कि वो वहां पर गए, उन्होंने गृह राज्य मंत्री को भेजा,
और ये सब किया, अब वहां के लोगों को हटा दिया, वहां के अफसरों को हटा दिया, अपने अफसरों को, गृह मंत्रालय के अफसरों को वहां नियुक्त किया, और तो इस सब के बावजूद समस्या तो उनकी हल नहीं हुई। भाई मणिपुर का प्रशासन बीरेन सिंह जब मुख्यमंत्री थे उस वक्त भी केंद्रीय गृह मंत्रालय चला रहा था, और वहां पे अभी भी भाजपा के लोग भाजपा से इतने नाराज हैं कि वहां इस्तीफों की झड़ी लगी हुई है भाजपा के अंदर। जी जी, और इसको देख के भी डरे हैं ये लोग इसको देख के भी डरे हैं कि भाजपा के अंदर बिल्कुल, भाई भाजपा के अंदर पहले जब बगावत की नौबत आई तब बीरेन सिंह से इस्तीफा लिया गया, अभी वो बगावत बंद नहीं हुई है भाजपा के भीतर, इस्तीफों की झड़ी लगी हुई है वहां पे। अभी खबर आई है कि 20 लोगों ने और वहां कहीं इस्तीफा दे दिया है। जी जी, मैं इसलिए इस चीज को कर रहा हूं, और इस्तीफा भी मेरे हिसाब से तो जब ये मोदी जी ट्रंप से मिलने जा रहे थे उससे पहले इस्तीफा इसलिए दिलवाया कि कहीं वहां ना पूछ लें। लेकिन मैं एक दो चीजें और उसी से, जब इस समय भारत, यूएसए और चीन का एक अजीब सा, और रशिया को भी अगर मान लें तो एक अजीब सा खींचतान चल रही है, क्लैरिटी कुछ नहीं है। एक तरफ भारत डीप स्टेट की बात करता है, दूसरी तरफ भारत ने 3 ऑफिशियल लॉबीज लगाए हुए हैं जिनको $2,75,000 पर मंथ दिया जा रहा है, बड़ा पैसा दिया जा रहा है, और वो अपना कुछ वो भी दिखा रहे हैं, वो फोटो भी दिखाते हैं कि देखिए ट्रम्प जी के साथ फोटो है, फिर ट्रम्प से वो ये भी कहलवा देते हैं कि मोदी इज माय फ्रेंड। दूसरी तरफ अडानी जी का केस जो हो गया है, वो जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर था ट्रम्प का, वो 6 महीने बाद अब उसकी वो खत्म हो गई है मियाद, और वो फिर से डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस में इनका जो वारंट है वो तामील करने की बात हो गई है। मैं ये सारी बातें इसलिए कह रहा हूं कि ये एक अजीब सा कॉम्प्लेक्स है। जब मोदी जी चीन से आए और ट्रम्प बहुत गुस्सा हुए कि आप कैसे गए थे और क्या गए थे, उसी के 4 दिन बाद जब ब्रिक्स की कॉन्फ्रेंस हो रही थी जो ऑनलाइन थी, उसमें पुतिन भी थे, उसमें शी जिनपिंग भी थे, मतलब सारे राष्ट्राध्यक्ष थे, अकेले मोदी जी ने उसको डक कर दिया, मोदी जी नहीं गए, और जबकि ऑनलाइन वो होना था, एस जयशंकर को भेजा। इस सारे उसमें ये अमेरिका कुछ दे नहीं रहा है। ये जरूर है कि लॉबीइस्ट इतना करवा दे रहे हैं कि मोदी इज माय फ्रेंड, इंडिया बहुत अच्छी बड़ी डेमोक्रेसी, ये सब बातें तो करवा दे रहे हैं। तो वो लॉबिंग जब वहां काम कर रहे हैं तो वो डीप स्टेट नहीं है क्या, वो लॉबिस्ट? देखिए, न तो ट्रम्प से इनको कुछ मिलेगा, न पुतिन से इनको कुछ मिलेगा, और न शी जिनपिंग से इनको कुछ मिलेगा, तीनों से कुछ नहीं मिलेगा। उसकी एक वजह है, और उसका प्रमाण मैं एक दे देता हूं बिल्कुल ताजा। ये शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में गए थे वहां पर, और वहां पे उन्होंने शी जिनपिंग और पुतिन के साथ में हंसते मुस्कुराते हुए, कहकहे लगाते हुए, कुछ हाथों के इशारे वगैरह करते हुए, कुछ बड़ी अनुकूल किस्म की तस्वीरें इन्होंने हिंदुस्तान के मीडिया में प्रसारित करवाई। वहां से ये अगले दिन होने वाली जो उनकी विक्ट्री डे की परेड थी उसमें शामिल हुए बिना लौट आए, क्योंकि क्वाड के देशों ने चूंकि उसमें जाने से मना कर दिया था, तो ये 2 नावों में पैर रख के चलने की कोशिश कर रहे थे। तो उन्होंने क्वाड के पक्ष में, अगर क्वाड वाला मसला नहीं होता तो शायद ये अगले एक दिन और रुक जाते, उस विक्ट्री परेड में भी भाग लेते। अब हुआ क्या है कि शी जिनपिंग ने मोदी के मुंह पर एक थप्पड़ मारते हुए पाकिस्तान को शंघाई सहयोग कारपोरेशन की तरफ से बनाया गया जो आतंकवाद निरोधक कमेटी है, जो आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष करने वाली कमेटी है, पाकिस्तान को उसका सदर बना दिया है। आप सोचिए, इस वक्त पाकिस्तान एससीओ की तरफ से जो कमेटी है आतंकवाद के विरोध में जो काम करेगी, देखरेख करेगी, उसकी 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 अध्यक्षता पाकिस्तान के पास है, और भारत भी एससीओ का मेंबर है। अभी मोदी जी बड़े उत्साह से वहां पर भाग लेके आए हैं। तो इस वक्त भारत इस वक्त आतंकवाद विरोधी एससीओ द्वारा चलाई गई गतिविधियों में पाकिस्तान के नेतृत्व को मानता है। इसका सबसे बड़ा, और इसका मतलब और क्या हुआ, कोई भाजपा समर्थक मुझे बताए सोच के इसका और क्या मतलब हो सकता है। नहीं, और इस बात को हिंदुस्तान में दबाया जा रहा है, इस बात को आगे बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा है उसमें जी। तो शी जिनपिंग ने तुरंत मोदी को अपमानित किया, और वो इसी बात से चिड़े हुए होंगे कि जब मैंने कहा कि 3 तारीख को रुक जाओ, परेड में भाग लेके जाओ, सारे लोग भाग ले रहे हैं परेड में, ये वहां से चले आए। इस बात से वो चिढ़ गए होंगे, मैं देखता हूं इनको, और पाकिस्तान को वो काम दे दिया, दरअसल भारत को मिलना चाहिए था वो काम। अगर शी जिनपिंग से इनके अच्छे संबंध होते तो वो उस कमेटी की सदारत भारत को भी दे सकता था। उसमें भाई शंघाई सहयोग कारपोरेशन में तो, संगठन में तो सब कुछ चीन ही करता है ना, चीन ही तय करता है हर एक चीज उसके अंदर।
आप सवेरे चाय कौन सी पिएंगे, मट्ठा पिएंगे कि आप चीनी जूस सूप पिएंगे, वो चीन तय करता है। तो ये जो स्थिति है, इनको कुछ नहीं मिलेगा। जब ये बता रहे हैं कि लॉबिस्ट के जरिए जब ये ट्रंप से कुछ अनुकूल बातें कहलवा रहे हैं, लेकिन साथ में ये भी खबर आ रही है कि ट्रंप ने यूरोपीय यूनियन से कहा है कि भारत के ऊपर 100% टैरिफ लगाओ, 100% टैरिफ लगाओ। आप सोचिए, अगर भारत के ऊपर यूरोपीय यूनियन ने भी टैरिफ लगा दिया और बड़ा टैरिफ लगा दिया, तो उससे क्या होगा कि अमेरिका से होने वाली निर्यात आमदनी तो इनकी घपले में पड़ी हुई है। जो यूरोप को जो निर्यात होता है वो भी इनका घपले में पड़ जाएगा। तो इनको कहीं से कुछ नहीं मिलने वाला है। पूरा दक्षिण एशिया जो है ना, नेपाल की घटनाएं बताती हैं, इससे पहले बांग्लादेश और श्रीलंका की घटनाएं बताती हैं कि पूरा दक्षिण एशिया अमेरिका और चीन की प्रभुत्व की होड़ में फंसा हुआ है, और इसमें भारत की भूमिका नगण्य है। भारत की कोई भूमिका नहीं है यहाँ पे। मैं अरुण कुमार जी की इस बात से सहमत हूं कि अमेरिका ने कुछ चीन के ऊपर बढ़त जरूर हासिल कर ली है, श्रीलंका में, बांग्लादेश में और नेपाल में, लेकिन अभी पूरी तरीके से चीन, ऐसा नहीं है कि चीन ने अपने कदम वापस खींच लिए हो, क्योंकि चीन का इन देशों के ऊपर बहुत जबरदस्त कर्जा है। चीन ने बहुत पैसा दिया है इन लोगों को। तो पूरी ये स्थिति ये है कि चीन और अमेरिका आपस में टकरा रहे हैं। वो पूरे दक्षिण एशिया को अपनी गिरफ्त में लेना चाहते हैं, और मोदी जी एक घटिया किस्म के, जलील किस्म के बाइलेटरलिज्म में फंसे हुए हैं, एक बहुपक्षीयवाद में फंसे हुए हैं। अब हम लोगों ने शायद, मुझे याद पड़ता है कि पब्लिक इंडिया के मंच में पिछली बार कहा था कि ये बाइलेटरलिज्म जो होता है ये तभी तक चलता है जब तक कि सभी देश बाइलेटरल बने रहना चाहते हो। अगर आपके साथ जो हाथ मिला रहा है बाइलेटरलिज्म के तहत, वो किसी दूसरे देश के साथ में एक सौदा निकालने की कोशिश कर रहा है, जैसे ही वहां पे वो डील कट करेगा, वो आपको ठन गोपाल छोड़ के वहां से चला जाएगा। तो ये ऐसी स्थितियां बनी हुई हैं इस वक्त। भारत सरकार, भारत की विदेश नीति बहुत ही कमजोर विकेट पे बल्लेबाजी कर रही है। मैं कहूँ कमजोर भी नहीं, इससे ट्रेशरस विकेट है, बहुत ही ऐसा विकेट है जिसमें बॉल बाउंस भी कर रही है, टर्न भी कर रही है बॉल, और नीची भी रह रही है, सब कुछ हो रहा है। नहीं, मेरे हिसाब से तो पिच भी खुदी हुई है। अबे भाई, मैं एक और चीज ऐसा है कि जिसपे बहुत चर्चा नहीं हुई है, लेकिन मैं उसका एक और परिप्रेक्ष्य से देखना चाहूंगा आपका एक रिमार्क। कल पेपर में आया कि राहुल गांधी पिछले 5-6 साल में उनको 12 बार के 9 बार सीआरपीएफ ने वार्न किया है कि आप भाई सिक्योरिटी कॉर्डन तोड़ के निकल जाते हैं, फलाना कर देते हैं, ये सब चीजें आई हैं। एक तो पहले ये कॉन्फिडेंशियल लेटर्स थे, किसने लीक किए इस पे जांच होनी चाहिए, क्योंकि सीआरपीएफ सीधे गृह मंत्रालय के अंदर में आती है। और अमित शाह की जो कार्यशैली है उसको देख के लगता है कि अमित शाह के ही इशारे पे ये सब हुआ है। लेकिन मैं एक लार्जर क्वेश्चन ये पूछ रहा हूं अभय भाई, कि ये हम सब लोगों को सर्वविदित है और ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि राहुल गांधी की दादी और राहुल गांधी के पिता की हत्या इस देश के कोई पॉलिटिकल निर्णय की वजह से हुई, जो उन्होंने इन बेस्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री लिया था, जो शायद कुछ लोगों को पसंद नहीं आया और उनकी हत्या हो गई। तो राहुल गांधी उस थ्रेट से तो आज भी हैं, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता है। ये भी एक फैक्ट है कि जब राजीव गांधी की उनकी हत्या से पहले जब वीपी सिंह की सरकार आई तो उन्होंने उनको डाउनग्रेड किया था उनकी सुरक्षा को। ये सर्वविदित है। आज की तारीख में जो एसपीजी होता था, और ये होता था कि एसपीजी वाज प्रोवाइडेड टू ऑल द प्राइम मिनिस्टर एंड देयर फैमिली, उनके जीवन भर के लिए, वो मोदी जी ने आके उसको सब अलग किया कि नहीं, वो केवल मोदी जी के लिए रहेगा, बाकी किसी की हिम्मत नहीं, वो तो और कोई नहीं ले सकता है। मैं इससे अलग एक बात आपसे और पूछ रहा हूं, जैसा यह है कि जब राहुल गांधी किसी विदेश जाते हैं तो वो तो वीसा लेके जाते हैं, टिकट लेके जाते हैं, पता है कहां जा रहे हैं, वहां का कई जगह का प्रोटोकॉल में उनको वो उस तरह की सुरक्षा या उस तरह का वहां मिलता है। लेकिन मैं एक ये पूछना चाह रहा हूं, वो अभी गए थे मलेशिया में, लंकावी, मैं गया हुआ हूं, बहुत सुंदर जगह है। वो अपना गए थे, आदमी 2 दिन 3 दिन कहीं जा सकता है, वो अगर कोई आध्यात्म कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, वो जा सकता है। वहां पे बीजेपी की सेल ने उनके वो वीडियो रिलीज किए जहां पे वो स्कूटर पे अकेले घूम रहे हैं या किसी के साथ मार्केट में घूम रहे हैं। ये सिक्योरिटी थ्रेट है, और ये एक तरह से कुछ लोगों का मानना यह है कि उकसा रहे हैं, और कुछ लोग षड्यंत्र के तौर पे उन लोगों को ये रास्ता दिखा रहे हैं कि देखो ये अकेले जाता है, ये क्या क्या करता है। मैं इस एंगल से
ये कैसे वो लीक हुआ है लेटर, और इस पे एक आपकी टिप्पणी चाहूँ। आनंद जी, ये कोई छोटी मोटी साजिश नहीं है। पहली बात तो ये, इसको हम लोग कोई एक मामूली सी चर्चा करके इसको नहीं छोड़ सकते। इसके ऊपर ज्यादा गहराई से विचार होना चाहिए और इसके ऊपर हम लोगों को अलग से कार्यक्रम करना चाहिए। पहला सवाल तो मेरा यह है कि सीआरपीएफ के उन सज्जन ने, जो कि वीआईपी सुरक्षा के इंचार्ज हैं और तथाकथित येलो बुक के आधार पर वीआईपी की सुरक्षा का बंदोबस्त करते हैं, जो पत्र लिखा वो मल्लिकार्जुन खड़गे को क्यों लिखा पत्र उन्होंने? ये पत्र मल्लिकार्जुन खड़गे को लिखा हुआ है। ये तो कांग्रेस ने सवाल उठा दिया कि भाई लीक कैसे हुआ, मैं इस पे नहीं जा रहा हूं, कांग्रेस पहले सवाल उठा चुकी है। सवाल ये है कि पत्र मल्लिकार्जुन खड़गे राहुल गांधी के गार्जियन नहीं है, मल्लिकार्जुन खड़गे कुछ नहीं तय करते। दूसरी, क्या कांग्रेस की तरफ से, राहुल गांधी की तरफ से, कांग्रेस के हमदर्दों की तरफ से, राहुल गांधी के अपने वकील की तरफ से, किसी की भी तरफ से कभी ये सवाल उठाया गया है कि राहुल गांधी की विदेश यात्राओं में उनको पूरी तरह सुरक्षा नहीं दी जाती है, वो संकट में रहते हैं, ये सीआरपीएफ को ध्यान रखना चाहिए इस बात का, सीआरपीएफ, ऐसा तो कोई सवाल आज तक उठाया नहीं गया है। सवाल उठाया क्या गया है? सवाल उठाया गया है कि राहुल गांधी के जो भारत में कार्यक्रम होते हैं वहां उनकी जान खतरे में है, सवाल ये उठाया गया है। और जो सीआरपीएफ के जो अफसर हैं, जो येलो बुक के अनुसार सुरक्षा करने का दावा कर रहे हैं, वो केवल विदेश यात्राओं का जिक्र कर रहे हैं, वो उनके भारत स्थित कार्यक्रमों का जिक्र नहीं कर रहे हैं। जबकि पूना की अदालत में राहुल गांधी के वकील ने सावरकर वाले मसले के ऊपर, सात्विकी सावरकर जो कि न केवल सावरकर के वंशज हैं बल्कि नाथूराम गॉडसे से उनका खानदानी ताल्लुक है, उनके हवाले से ही सवाल उठाया है कि राहुल गांधी की जान खतरे में है। राहुल गांधी के वकील ये सवाल उठा चुके हैं। इसके ऊपर तो आप कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, सीआरपीएफ इसका कोई नोटिस नहीं लेगी, लेकिन बाकी सब बातों करेंगे। अब राहुल गांधी एक ऐसे नेता हैं जो कि मोदी की तरह जनता से दूरी कायम करके नहीं चलते। मैं मानता हूं देश में दो ही नेता ऐसे हैं, मतलब विपक्ष के सभी नेताओं को जनता से दूरी तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते। तेजस्वी हो, चाहे अखिलेश हो, चाहे राहुल गांधी हो, तो जनता के बीच में ही रहना है, तभी तो वो अपना चुनाव जीत पाएंगे। मोदी जी हमेशा जनता से दूर रहते हैं। मोदी जी जब जनता से मिलते हैं सब कुछ तय होता है कि मोदी जी किसको छुएंगे, कौन मोदी जी को छुएगा, कौन अपना हाथ उठाएगा, कौन गिराएगा, किसके बच्चे को मोदी जी गोद में लेंगे, किससे बात करेंगे, किसको देख के मुस्कुराएंगे, सब तो एक डायरेक्टर तय करता है और उसके हिसाब से फिल्मी शूटिंग की तरह से सेट पे इस तरह होती है, उस तरह सब चीज का संचालन होता है। राहुल गांधी तो चाहे पब्लिक के बीच में पैदल चल रहे हो, चाहे उनके साथ बैठे हुए हो, चाहे वो खेतों में हो, चाहे मोची की दुकान पे हो, चाहे रोड शो में कार के ऊपर चल रहे हो, किसी से कोई भी उनका हाथ पकड़ लेता है, किसी के कंधे पे वो हाथ मार देते हैं, किसी के कान में वो फुसफुसाते हैं, कोई उनसे बात करता है, बच्चे उनकी गोदी में चढ़ जाते हैं, उनसे संवाद स्थापित करते हैं। तो राहुल गांधी का जनता से तो बिल्कुल रोज का नजदीकी किस्म का रिश्ता है। सवाल यह है कि एक ऐसे नेता को जिसके परिवार में 2 प्रधानमंत्री मौत के घाट उतारे जा चुके हों, उसकी इन परिस्थितियों में सुरक्षा कैसे की जाए, ये सीआरपीएफ जैसी सुरक्षा एजेंसी को इसका एक अलग से प्रोटोकॉल बनाना चाहिए। ऐसा प्रोटोकॉल बन जाएगा तो विपक्षी सरकारी लोग तो सरकारी स्टाइल में जनता से संबंध स्थापित करते, मोदी जी जैसे करते हैं। मोदी जी का मामला तो और भी विकट है, लेकिन इससे ये होगा कि जो लोग जनता के बीच में रहते हैं और उन्हें सुरक्षा भी मुहैया करानी है, तो उसका एक बार प्रोटोकॉल बन जाएगा, एक बार स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स उसके बन जाएंगे, तो उससे सारे विपक्ष के नेताओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी। लेकिन ऐसा कुछ करने की बजाय सीआरपीएफ, पता नहीं क्यों, करना नहीं चाहिए था उन्हें, ये अमित शाह और भाजपा का जो आईटी सेल है उसका खेल खेल रही है। सीआरपीएफ का ये जो पत्र लिखा गया है, इससे भारतीय जनता पार्टी को कई तरह के मौके मिलते हैं राहुल गांधी की निंदा करने के। एक तो ये मौका मिलता है कि ये आदमी बहुत ज्यादा विदेश यात्राएं करता है, क्योंकि उस पत्र में बाकायदा तारीख वाइज राहुल गांधी की विदेश यात्राओं का जिक्र है। इस पत्र को जल्दी ही गोदी मीडिया पर प्रमाण की तरह पेश किया जाएगा कि राहुल गांधी जो हमेशा विदेश यात्राएं और विदेशों में छुट्टी ही मनाते रहते हैं, ये सीआरपीएफ ने लिखा है। दूसरा, राहुल गांधी को एक बार फिर से गैर जिम्मेदार बताने के लिए तर्क उन्हें मिल जाएगा। अच्छा, तो इस प्रकार की जो बातचीत हो रही है, ये देखिए इन सब के पैर नहीं रह गए हैं, इनके पैर कट चुके हैं। बहुत जल्दी ही इनकी पोल खुल जाती है, बहुत जल्दी इनकी पोल खुल जाती है और इस पूरी साजिश की भी पोल खुल गई है। लेकिन भाजपा एक इस तरह की पार्टी है कि वो साजिश को रोकेगी नहीं, वो उसको इसी तरीके से चलाती रहेगी।
अब सीआरपीएफ की तरफ से जल्दी ही इस बात का खंडन आएगा जो कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं उन चीजों का, और फिर सीआरपीएफ और कांग्रेस के बीच में एक बहस शुरू हो जाएगी। और वो बहस भारतीय जनता पार्टी के जो सलाहकार हैं स्वनियुक्त सीआरपीएफ के, अब सीआरपीएफ के संचालक अफसरों के, उनके राय पे वो लोग काम करेंगे। ये इस तरीके से सब मामला चलेगा। जी जी जी। अब मैं एक छोटा सा प्रश्न इसलिए ले रहा हूं, वो इंपॉर्टेंट है, उसके बाद खत्म करेंगे, हालांकि टाइम हो गया है। नहीं, और एक और चीज मैं कह दूं, मोदी जी के उसमें यह भी है कि ये भी डिसाइडेड रहता है कौन रोएगा, कितना रोएगा, देश में कौन रोएगा, विदेश में कौन रोएगा। जायसवाल जी बिहार में ऑनलाइन मीटिंग देख के मोदी वो जार जार आंसू रो रहे थे भाई, जो बिहार के अध्यक्ष हैं। तो कोई महिला विदेश में जाके रोने लगती है कि मोदी जी को छू लेने दो, मोदी जी को छू लेने दो। एक और इस समय ये इसलिए आवश्यक है कि इस देश का एक बाबा रामदेव हुए, फिर बाबा रामदेव से वो लाला रामदेव हो गए, अब लाला रामदेव से वो फ्रॉड राम पतंजलि की तरफ बढ़ रहे हैं। उनके जो बालकृष्ण हैं, जो उनके साथी हैं, और जिनका अभी भी ये मामला बहुत ठीक नहीं, मतलब लास्ट नहीं हुआ है कि वो नेपाल के सिटीजन है कि यहाँ के सिटीजन है, वो अभी भी चलता रहता है, उसमें घालमेल है, मतलब उसमें मिलावट है। वो भाई साहब, अब जिस तरह से कल एक इंडियन एक्सप्रेस में बड़ी रिपोर्ट निकली है कि किस तरह से बेईमानी से उन्होंने, एक ही व्यक्ति ने, इन्हीं की कंपनी, 3 कंपनियों ने टेंडर देके वहां पे एक बड़ा 142 एकड़ का एक जो सर जॉर्ज प्लेस है उसको हथियाया है, और उस पर सब कुछ, मतलब वो टोटल धोखाधड़ी है। मैं उस पर एक छोटी टिप्पणी आपको करके इसको खत्म करूंगा कि अब तो सारी चीजें, चुनाव आयोग के संदर्भ में एक चेतावनी दी है, और वो चेतावनी ये है कि आप कहीं भी छिप जाओगे, रिटायर हो जाओगे, हम आपको ढूंढ निकालेंगे। ये चेतावनी है ना राहुल गांधी की। ये चेतावनी, अगर बाबा रामदेव में जरा भी बुद्धि बाकी है, और बिल्कुल वो भारतीय जनता पार्टी की जो उन्हें लगातार मदद मिल रही है सत्ता की, उससे पगला नहीं गए हैं, तो उनको ये चेतावनी सुननी चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार का फर्जीवाड़ा करके उन्होंने अपना पूरा सब काम ये किया है, और इंडियन एक्सप्रेस ने उसकी बिल्कुल पोल खोल दी। इससे पहले भी उनकी कई बार पोलें खुल चुकी हैं, सुप्रीम कोर्ट में न जाने कितनी बार उन्हें डांट पड़ चुकी है। वो झूठे विज्ञापन देते हैं, बहुत सांप्रदायिकता फैलाने वाले विज्ञापन देते हैं, इन सब चीजों की उनकी पोल खोल चुकी है। राहुल गांधी की चेतावनी के दायरे में ये लोग भी आते हैं। देखिए, देश में सत्ता परिवर्तन कब होगा मैं नहीं कह सकता, लेकिन होगा जरूर, और जल्दी होगा। उस सूरत में जिन लोगों की, जो लोग खींचे जाएंगे, पकड़े जाएंगे, और जिन लोगों को कटघरे में खड़ा किया जाएगा, उसमें ये लोग भी शामिल हैं। कटघरे में बहुत लोगों को खड़ा किया जाना बाकी है, और सूची बन चुकी है, उसमें ये लोग भी शामिल हैं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर साहब बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।